तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज जो 1992 में क्लासिफाइड कर दिए गए थे, इतने सालों के बाद वो आज समझो 30 साल के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को जब पब्लिक किया गया तो बहुत बड़े खुलासे हुए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं उस केस के जिसने उस समय पूरे देश को हिला के रख दिया था। उस केस की बात कर रहे हैं। बात 10 अगस्त 1986 की है। हिंदुस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल अरुण कुमार वैद्या का पूना के एरिया में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। उनकी पत्नी उस फायरिंग में जख्मी होती है और उनका बॉडीगार्ड भी जख्मी होता है। लेकिन गोली चलाने वाले कौन थे? वो दो लोग जो एक मोटरसाइकिल पे आए, सिग्नल पे खड़ी गाड़ी पे गोलियां चलाई और भारत के रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अरुण वैद्या का कत्ल हो गया। पूरा देश में सन्नाटा था। किसी भी जथेबंदी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। जैसे आजकल छोटे से शहर में किसी व्यापारी का कत्ल होता है तो कोई ना कोई गैंगस्टर उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन वो समय था जब जिम्मेदारी लेने के लिए 10 जो बड़े आतंकी ग्रुप थे वो तैयार बैठे थे। लेकिन सबको एकदम इंस्ट्रक्शन दी गई कि कोई भी इस केस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। और हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखविंदर सिंह सुक्खा, जिन्होंने इस इतनी बड़ी करामात को, करामात ही कहेंगे, रिटायर्ड चीफ आदमी को मारना उसके शहर के अंदर, ये आम आदमी का काम नहीं हो सकता। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया उन्होंने भी और उनके दल ने भी। किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही थी कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। बहुत सारे सवाल उठे, पार्लियामेंट में बहसें हुई, पूना पुलिस से केस सीबीआई को दिया गया, तहकीकात चलती रही। लेकिन उस दिन के बाद तकरीबन 7 नवंबर तक, 10 अगस्त थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तक इस केस का कोई सुराग नहीं निकला। फिर एक एक करके परतें खुलने लगी। 17 नवंबर, जैसे मैंने कहा, 1986, घटना के तकरीबन 3 महीने के बाद पूना की ही पिंपरी रोड में एक मोटरसाइकिल सवार और उसके पीछे बैठा हुआ पिलियन राइडर, उनकी एक ट्रक के साथ टक्कर हो जाती है। उस टक्कर के बाद मोटरसाइकिल गिरता है और जो चला रहा होता है वो भी नीचे गिरता है। गिरने के साथ उसकी जेब से या उसकी कमर में बांधा हुआ एक पिस्टल, वो भी गिर के सड़क के ऊपर आ जाती। और लेकिन वो शख्स उठ के अपनी पिस्टल उठा के और अपने साथी को लेके भागना शुरू करता है। लोग इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं कि 2 लोग जिनके पास हथियार है, बड़ा हथियार था, 9mm की पिस्टल थी, वो इस तरफ भागे हैं। तो खैर वो लंबा चौड़ा किस्सा है, आपने बहुत बार पहले सुना है कैसे एक पुलिस ऑफिसर ने इनको रेलवे ट्रैक पे जाके पकड़ा, इंजर्ड हुआ और इनको भी इंजर्ड हुए, लेकिन अंत में पकड़े गए। 2 आदमी जो पकड़े गए थे वो सुखविंदर सिंह सुक्खा और निर्मल सिंह निम्मा। लेकिन मेन एक्यूज इस पूरे केस का हरजिंदर सिंह जिंदा, उसकी कोई खबर नहीं थी। वो हत्या के बाद ही दूसरे दिन पूना छोड़ के निकल गया था। बाद में दिल्ली से पकड़ा गया, वो भी अलग किस्सा है, आपको सब पता है, सुना भी चुके हैं। लेकिन ये 2 आदमी पकड़े जाते हैं। इनको पकड़ के येरवाड़ा जेल में रखा जाता है और वहाँ पे इनके लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाता है कुछ महीनों के अंदर, इमरजेंसी के ऊपर,
कि ये बहुत खतरनाक अपराधी हैं, इनको अंडा सेल जिसको कहते हैं, द एग सेल, वो कैसे बना, कैसे उसकी बनावट हुई, कैसे तरकीब बनी, वो भी हम आपको पुराने एक एपिसोड में सब बता चुके हैं। उस समय के आईजी प्रेजेंट जो थे मिस्टर एस के वर्मा, उन्होंने ये अंडा सेल बनाया था येरवड़ा जेल में। तो इनको रखा गया और बाद में जब जिंदा दिल्ली से पकड़ा गया, वहाँ से ला के उसको भी इसी जेल में रखा गया। और फिर ट्रायल शुरू होती है इनकी कोर्ट में। चलते चलते जो ट्रायल थी वो काफ़ी लंबी चलती है। पहले लोकल कोर्ट में, टाडा कोर्ट में, टाडा के नीचे जो केस चला था, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और करते करते इनको उम्र कैद की, अब फांसी की सज़ा हो जाती है दोनों को। निम्बा को उम्र कैद की होती है, जिंदा और सुक्खा को फांसी की सज़ा। अब उसकी प्रक्रिया शुरू जो होती है फांसी की सज़ा की, उसमें काफ़ी देरी होती है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप उसके खिलाफ मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हो, उसके खिलाफ आप प्रेसिडेंट के पास अपील कर सकते हो, खारिज होती है तो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी आपको एक बैकग्राउंड बना। ये पूरा किस्सा जो आज सामने आया है 30 साल के बाद, इसका कारण क्या है? 30 साल तक इस राज को राज बना के रखा गया जो हम अभी खोलने जा रहे हैं। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी थोड़े दिन पहले अजनाला में जो एक पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया, एक तूफान नाम के आदमी को छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह के जत्थे ने उस पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया और अपने आदमी को छुड़ाने के बाद वो तोड़ा गया। उस हरकत को देख के 2 दिन के बाद पूना पुलिस ने एक हाई अलर्ट जारी किया। उस हाई अलर्ट के चलते हुए आपको हैरानी होगी कि अजनाला पंजाब में है और हाई अलर्ट पूना में होता है। पूना के बहुत पुराने पंजाब से रिश्ते हैं। बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स के बहुत से लोग पहले भी पूना में एक्टिव रहे हैं। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं पूना पुलिस को हमेशा ऐसे लगता है कि पंजाब में जो भी होता है उसका रेप्रिकर्शन, उसके आगे उसका कुछ कोई ना कोई असर पूना में जरूर पड़ता है। सिद्धू मूसेवाला के केस में भी आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ बंदे पूना से ही पकड़े गए थे। तो वो पंजाब कनेक्शन हमेशा पूना का निकलता रहा है। उसको लेके पूना पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की। उस एडवाइजरी में कुछ तथ्य निकल के सामने आए, वो आपको थोड़ा एक एक करके बता देते हैं। 1991 में 1991 में एक बब्बर खालसा का वर्कर बलदेव सिंह, उस आदमी ने एक कल्याण रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसमें 13 लोग मारे गए। कल्याण मुंबई के बाहर एक बड़ा कस्बा है, वहाँ पे जो ब्लास्ट किया गया स्टेशन पे 13 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद घाटकोपर में और विकरौली में 92 में इन आतंकियों के साथ मुंबई पुलिस के मुकाबला होता है 16 जनवरी 1992 को। ये वो साल था जब जिंदा सुक्खा को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। उसी के साथ भांडुप, वो एक एरिया विकरौली के साथ ही जुड़ा हुआ, वहाँ पे 4 और 6 जनवरी उसके पहले 92 में भी इसी किस्म के हादसे हो चुके थे। विकरौली के खिंडीपाड़ा में जो टेररिस्टों के साथ जो 3 दिन तक मुंबई पुलिस की मुठभेड़ चलती रही, उसमें और दूसरे जो भांडुप में मुठभेड़ हुई, उसके चलते हुए 12 लोग जो इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, उनकी पुलिस के साथ मुकाबलों में मौत होती है। उसके बाद यही किस्सा मुंबई से निकल के
गुजरात के बड़ौदा तक जाता है, जहाँ पर ये कारनामे करने के बाद बलदेव सिंह छुपा हुआ था। और वहाँ उसको ए खान, आफ्ताब अहमद खान, वही शख्स जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ थे मुंबई के, उनके पास खबर आई बलदेव सिंह की कि वो बड़ौदा के गुरुद्वारा में छिपा हुआ है। ये वही ए खान हैं जो अपने एनकाउंटर एट लोखंडवाला के हीरो माने जाते हैं। उन्हीं के स्क्वाड ने बड़ौदा में जाके बलदेव सिंह को घेरा और 9-10 घंटे चले उस एनकाउंटर के बाद, ऑपरेशन के बाद बलदेव सिंह को मारा गया। उसके साथ जितने और केसेस होते रहे, इसमें जून 91 में भी एक बैंक लूटा गया और उसके साथ साथ 91 में ही जिंदा सुखा, आपको बता दें कि जनरल वैद्या की हत्या करने के पहले तकरीबन 6 महीने तक पूना में ही एक आर्मी ऑफिसर के जो क्वार्टर्स है वहाँ पे उनमें रहते रहे, किराए पे लेके, लीगली किराए पे घर लिया था, बाकायदा एग्रीमेंट किया गया था, उसी इलाके में रहे। वह 31 जनवरी 1986 को जनरल वैद्या रिटायर होते हैं। उसी महीने के एंड में अपनी रेसिडेंस शिफ्ट करके दिल्ली से पूना पहुंचते हैं और वहीं अपने रेजिडेंस बनाते हैं। लेकिन अगस्त में उसी साल उनकी हत्या होती है। लेकिन यही लोग, जिंदा और सुखा, हत्या करने के बाद 1986 की अगस्त में, नवंबर में एक बैंक में, यूनियन बैंक है वहाँ पे, मॉडल कॉलोनी पूना की, यूनियन बैंक की ब्रांच में डाका डालते हैं और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो इनके साथ मुकाबला करता है और उसका नाम था पांडुरंग अरगुड़े। उसकी हत्या हो जाती है बैंक का पैसा बचाने के लिए। उसी तरह और 2 बैंकों को लूटने की कोशिश हुई। जिस दिन 17 नवंबर को जब सुखा और उसका साथी पकड़ा जाता है, उस दिन एक दूसरे बैंक में लूटने गए थे, लेकिन वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर अपने पैसे निकालने गया था। उसने इनको चैलेंज किया और इनका मुकाबला किया। ये बिना बैंक लूटे वहाँ से भाग रहे थे जब इनका वो एक्सीडेंट होता है और पकड़े जाते हैं। ये बातें सब इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इनका काफ़ी तहलका था, एक दहशत थी इस गैंग की, जिनको हम उस समय पे पूना पुलिस सिख आतंकवादी कहती थी। इसी तरह 92 में ही भांडुप और विखरोली और भांडुप के जंक्शन पे, जिसको गांधी ग्राम रोड जंक्शन भी कहते हैं, वहाँ पे इसी बलदेव सिंह ने, जिसका हमने पहले जिक्र किया, उसने मुंबई पुलिस के ट्रैफिक के इंस्पेक्टर लखमेर सिंह, जो बेसिकली नांदेड़ के रहने वाले थे, मुंबई में पोस्टिंग थी, उनको गोलियों से मार दिया था। 2 और ट्रैफिक के कांस्टेबल इंजर्ड हुए थे। तो ये सब बातें दिखाने का मतलब ये था कि इनको लेके पुलिस हमेशा सतर्क रहती थी। अब पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की, उसमें सबसे जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये हुआ कि जब इनको फांसी की सज़ा दे दी गई, सिर्फ तारीख फिक्स होनी बाकी थी कि किस दिन किस तारीख को फांसी दे दी जाए। लेकिन उसके पहले बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। वो हादसा था जिंदा के पास उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले सेल में एक 9mm की पिस्टल पहुंच जाती है। अब देखिए, हाई सिक्योरिटी जेल, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा हाई सिक्योरिटी अंडा सेल, जहाँ पे एक शख्स दूसरे सेल वाले से बात नहीं कर सकता, एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन जिंदा के पास 9mm की फुली लोडेड पिस्टल पहुंच जाती। अब देखिए कैसे पहुंची, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो पुलिस ने, पूना पुलिस ने खुलासा किया कि वो पिस्टल एक धार्मिक पोथी में अंदर कैविटी बना के उसको अच्छी तरह रैप करके जेल में भेजी गई थी
और जेल में वो पोथी पिस्टल के साथ स्मगल इन करने का काम उन 4 कैदियों ने किया था जो उसी जेल में बंद थे। और चारों के चारों कैदी छोटा राजन के गैंग के साथ संबंध रखते थे। उनमें से एक का नाम था सतीश ढोले, अभी पिछले साल उसकी डेथ हुई है, वो भी एक केस के अंदर जेल में बंद था। बाकी 3 कैदियों के नाम नहीं पता चल सके, लेकिन सतीश ढोले का रोल बाहर आया। उस आदमी ने वो पोथी जो जेल से अंदर गई, उसको जेल के अंदर अंदर जिंदा के सेल तक पहुंचाने के लिए एक उस वर्कर का इस्तेमाल किया जो सेल में साफ सफाई करता था। उस पानी की जो बाल्टी होती उसमें डाल के अच्छी तरह रैप करके, वो पाल्ट्री में पोचा भी होता है, एक डस्टर होता है, उसमें कोई जाग वाग भी फिनाइल वगैरह डाली होती है, तो उसके अंदर छुपा के उस वर्कर ने, जेल के स्टाफर ने, वो 9mm पिस्टल जिंदा के पास पहुंचाई। अब ये खबर अरुण गवली भी उसी जेल में बंद था। अरुण गवली के पास ये बात उसके लोगों के थ्रू पहुंचती है कि इस तरह छोटा राजन ने लोगों ने इस सरदार जी को, जिंदा को, गन पहुंचा दी है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और आधी रात को अरुण गवली ने अपने सोर्सेस के थ्रू जेल के सुपरिंटेंडेंट को बुलाया, उसको ये बात बताई और पूरी जेल में तरतहली मच गई। अब गन जिंदा के पास है, उसको पकड़ने जाओगे हो सकता है वो गोली चलाएगा। तो बड़ी तरतीब से, बड़ी चालाकी से, किसी स्कीम के तहत जिसका अभी तो खुलासा नहीं किया है, ये जेल का स्टाफ और मुंबई पुलिस, पूना पुलिस के आला अफसर, जो पूरी जानकारी अभी तक भी बाहर नहीं निकली है, वो किसी तरकीब के जरिए वो गन जिंदा के कमरे से, सेल से, जो डेथ सेल था, वहाँ से रिकवर करके सुख की सांस लेते हैं। अब इतना बड़ा हादसा होते होते जेल में बचा वो भी तब जब कुछ ही दिनों में जिंदा और सुखा को फांसी लगनी थी। और ये बात इतनी गंभीर हुई कि उस समय के भारत के होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान, उनको सीक्रेटिवली पूना जेल में आना पड़ा, जेरवाड़ा जेल में। और वो देखना चाहते थे कि ये लोग कौन हैं जो, जिन्होंने पहले जनरल वैद्या को मारा और अब बड़ी चालाकी से एक गन भी जेल में रख ली। उनको देखना चाहते थे कि ये आदमी हैं कौन, इतना बड़े रिस्क ये आदमी क्यों लेते। और उन्होंने एक सीक्रेट मुलाकात भी की जिंदा और सुखा के साथ, जेल में उस सीक्रेट विजिट में बातचीत भी की और पुलिस वालों को, जेल अथॉरिटीज़ को डांटा। और जो ऑन द स्पॉट इंक्वायरी की गई उसमें 4 लोग छोटा राजन गैंग के पकड़े गए, अरेस्ट किए गए, इंक्लूडिंग सतीश ढोले और एक जेल का वो आदमी जिसने वो गन अपनी बाल्टी में जिंदा के कमरे तक पहुंचाई थी, उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। कुछ और अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई हुई, किसी को दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसी के इंक्रीमेंट रोके गए, किसी को प्रमोशन रोकी गई। और जब बड़े आला अफसरों ने जिंदा से बातचीत की कि तुम इस गन से क्या करना चाहते थे, उसने जो बयान दिया अपना, जो बताया पुलिस को, तो आज तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जेल के रिकॉर्ड में है और वो बातें अभी निकल के बाहर आ रही। उसने कहा कि मैं फांसी नहीं लगना चाहता था, मैं इस देश की सरकार को ये सेहरा नहीं देना चाहता था कि उन्होंने मुझे फांसी पे लटका दिया। मैंने गन इसलिए मंगवाई थी कि फांसी के पहले मैं जेल के कुछ अफसरों को, जिन्होंने मुझे यहाँ टॉर्चर किया था, मेरी बेइज्जती की थी, मेरे धर्म के, कौम के नाम के कुछ उल्टा सीधा बोला था, उनको मार के और फिर खुद को मारना चाहता था। मैं अपनी जान खुद लेना चाहता था
इस देश के कानून को ये तोहफा नहीं देना चाहता था कि वो उन्होंने मुझे फांसी लगा दी और इस बात का क्रेडिट ले। तो बहुत हैरानीजनक खुलासा 30 साल के बाद हुआ है। और उसके बाद सरकार ने बहुत जल्दबाजी में कोर्ट से बात करके बड़ी एजेंसियों ने दखल दिया और बिना किसी तारीख का ऐलान किए हुए अचानक एक दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जिंदा सुक्खा को फांसी लगा दी। और उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरानीजनक है। जिंदा सुक्खा के रिश्तेदारों ने इनकी लाश की मांग की, अथॉरिटीज ने नहीं दिया। फिर परिवार ने बोला कि चलो इनका जो लास्ट राइट्स है, अंतिम जो कार्रवाई करनी है, क्रिया करनी है, आप कीजिए, लेकिन इनके जो राख होती है वो हमें दे दो, हमारे बच्चे थे, हमारा ब्लड था, हमारा खून था, वो हमें चाहिए। लेकिन तभी पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एतराज़ किया गया कि अगर इनको उनकी अस्थियां, जिसको पंजाब में कहते हैं, उनकी जो राख थी बॉडी की, वो दे दी, वो पूरे पंजाब में उनका प्रदर्शन होगा, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे और उनका पूरे पंजाब में घुमाया जाएगा, पंजाब का माहौल और ख़राब हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पुलिस ने इमीडिएटली जैसे ही इनको फांसी होती है, आधे पौने घंटे के बाद ही एक चोर रास्ते से इनकी बॉडीज़ को जेल से 10 मिनट का एक रास्ता है, जिसको मुड़ा रोड कहते हैं, पूना येरवाड़ा के ऊपर है, 10 मील पे। वहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, और काफ़ी सारी ज़मीन है जहाँ पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को खेती बाड़ी करने का सलीके सिखाए जाते हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर भी हैं, हल भी हैं, सब कुछ है। तो उस कंपाउंड में, उस खेतों में इन दोनों की लाश को ले जाया जाता है और सुबह सुबह ही इन दोनों को वहाँ अग्नि के भेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो राख थी उसको ट्रैक्टर चला के उन्हीं खेतों में मिक्स कर दिया गया। बहुत बड़े एरिए में ट्रैक्टर चलाए गए, ज़मीन को, मिट्टी को उलट पुलट किया गया ताकि राख का कोई निशान किसी को नज़र नहीं आए। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस जिंदा सुक्खा की और हमारी एजेंसीज की, जिन्होंने समय पे एक और बड़ी वारदात जो जेल में हो सकती थी उसका क्रेडिट भले अरुण गावली ले रहा हो आज के दिन में, लेकिन ये बातें किसी के सामने नहीं थी। आज खुल के बात आई हैं। अब पता नहीं वो जो 4 लोग छोटा राजन के पकड़े गए, वो छोटा राजन के कहने पे काम कर रहे थे या जिंदा सुक्खा के साथियों के कहने पे काम कर रहे थे। क्यों उन्होंने जिंदा को गन अंदर पहुंचाने की मदद की और अरुण गवली को कैसे पता चला उसने वो खबर का, उस हरकत का भंडाफोड़ किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।